हेलो एवरीवन, यूजी पार्ट 3 पेपर 7 और टॉपिक है ओपनिंग ऑफ जापान। जापान में यूरोपीय देशों का प्रवेश। 15वीं सदी के अंत में पुर्तगालियों ने अपनी जल यात्राएं आरंभ कर दी थीं। सत्सुमा रियासत के इतिवृत्त तेप्पो की के अनुसार 23 सितंबर 1543 ईस्वी को पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम जापान में प्रवेश किया था। इस समय जापानी लोगों ने इनका अच्छा स्वागत किया था। जापानी लोगों ने पुर्तगालियों से अस्त्र शस्त्र तथा गोला बारूद बनाने की कला सीखी। यहाँ ईसाई पादरियों को अपना धर्म प्रचार करने की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। इस संपर्क के कारण धीरे धीरे यहाँ ईसाई लोगों की संख्या बढ़ती गई और 1571 ईस्वी तक पश्चिमी जापान में लगभग 30,000 ईसाई लोग बन गए। 1881 ईस्वी में यह संख्या बढ़कर 1,50,000 हो गई। 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाल, स्पेन और डच व्यापारियों ने जापान में प्रवेश कर लिया था तथा जापानी जहाज भी एशिया के कई देशों के बंदरगाहों पर पहुंचने लगे थे। किंतु कालांतर में जापानियों का यूरोपीय लोगों की घुसपैठ से भयभीत होना स्वाभाविक था। जापानी लोग देख चुके थे कि अमेरिका में भी धर्म प्रचारकों ने ही पहले प्रवेश किया था और बाद में उन्होंने अमेरिका की राजनीतिक स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया। इसके अतिरिक्त जापान निवासी ईसाइयों का घोर विद्रोह, स्पेन की फिलीपीन के टापुओं पर विजय, पुर्तगाल का एशिया में आक्रामक नीति अपनाना तथा अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण स्थापित करना आदि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने जापान के तोकुगावा शोगुनों को अपने देश की रक्षा के लिए एकाकीपन ग्रहण करने की ओर अग्रसर किया। साथ ही सामंतवादी शक्तियां भी यह अनुभव करती थी कि एकाकी नीति अपनाकर ही सामंतवाद को पतन से बचाया जा सकता था। अब अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु चावल से हटकर रुपया हो गया तथा व्यापारी वर्ग, जो अब तक निम्न श्रेणी का समझा जाता था, सामंतशाही को पीछे छोड़कर उन्नत होने लगा था। अतः 26 जनवरी 1614 ईस्वी से जापान में ईसाइयों तथा अन्य धर्म प्रचारकों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। सभी गिरजाघरों को नष्ट करने तथा सभी जापानी ईसाइयों को ईसाई धर्म छोड़ने का आदेश दिया गया। 1637 ईस्वी की एक आज्ञा से जापान का द्वार विदेशियों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया। केवल चीनी और डच नागरिकों को यह छूट दी गई थी, क्योंकि इन लोगों को न तो पूर्णतः ईसाई समझा जाता था और न सशक्त सैनिक शक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी समय यह घोषणा की गई थी कि जो लोग इस आदेश की उपेक्षा करके बाहर चले गए, उन्हें लौटने पर प्राण दंड दिया जाएगा। समुद्री व्यापार के लिए बड़े जहाजों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। केवल तटीय व्यापार के लिए छोटे जहाज बनाने की अनुमति दी जाने लगी तथा ईसाइयों के प्रवेश को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। लगभग 200 वर्षों के एकांतवास में जापान आंतरिक शक्ति स्थापित करने में सफल रहा। 17वीं शताब्दी के बाद पहली बार एक संगठित इकाई का रूप धारण कर रहा था, किंतु 19वीं शताब्दी में प्रशांत महासागर की यूरोपीय हलचलों का कुछ प्रभाव जापान पर भी पड़ना स्वाभाविक था। जापान के सागर में डच जहाज आने जाने लगे। डच नागरिक चीन के समुद्र में बढ़ते हुए ब्रिटिश व्यापार से आकर्षित हुए और वे भी पूर्व की ओर बढ़े, किंतु इनसे जापान ने और भी अधिक अपने आप को एकांतवास में छिपा लिया और 1825 ईस्वी में आज्ञा प्रसारित की कि यदि कोई विदेशी जहाज जापान में उतरेगा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रथम अफीम युद्ध हुआ, जिसमें उसके पड़ोसी देश चीन की पराजय हुई और अब जापान को भी भय सताने लगा। कमोडोर पेरी का आगमन। वास्तव में जापान में पश्चिमी संकट अमेरिका की ओर से आया। जिस प्रकार अफीम युद्ध ने चीन के द्वार विदेशियों के लिए खोल दिया था, उसी प्रकार अमेरिका की घुसपैठ के कारण जापान के द्वार भी विदेशियों के लिए खोले गए। 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक से अमेरिका अपने पश्चिमी किनारों के व्यापार को उन्नत करने में लगा हुआ था। 1848 ईस्वी में अमेरिका ने कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को पर अधिकार किया था, अतः उसके हित प्रशांत महासागर में बढ़ने लगे। अमेरिका की जापान में विशेष रुचि के कई कारण थे, जैसे
कैलिफोर्निया में सोने की खोज, सन 1852 ईस्वी में नवीन संचार साधनों का निर्माण तथा महाद्वीपीय विस्तार की भावना ने पश्चिम की ओर सामान्य प्रसार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। अमेरिका तथा सुदूर पूर्व का सीधा संबंध प्रशांत महासागर के द्वारा ही हो सकता था। इसके पहले अमेरिका को अटलांटिक महासागर तथा भारतीय समुद्र के घुमावदार रास्ते से होकर सुदूर पूर्व चीन, जापान जाना होता था। इस नए मार्ग में जापान की बहुत महत्ता थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य मुख्य कारण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर व्हेल मछली का उन्नत व्यापार था। जब कभी इस व्यापार में लगे अमेरिकी पोत जापानी द्वीप समूहों से टकराकर ध्वस्त हो जाते थे तो उनके नाविकों से जापानी लोग बड़ा निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते थे। इसको रोकना भी आवश्यक था। इसके अतिरिक्त प्रथम आंग्ल चीन युद्ध के पश्चात एक ऐसी योजना बनाई जा रही थी जिसके अंतर्गत अमेरिकी स्टीमर सैन फ्रांसिस्को से आ जा सकें। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोयला एवं अन्य खाद्य सामग्री इत्यादि लेने के लिए कुछ बंदरगाहों की स्थापना की आवश्यकता थी, जिसके लिए जापान के बंदरगाह हर प्रकार से उपयुक्त थे। इन्हीं सब कारणों से अमेरिका शीघ्रातिशीघ्र जापान के बंदरगाहों को अपने लिए खुलवाना चाहता था। अतः इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अमेरिका की सरकार ने कमोडोर पेरी के नेतृत्व में एक दल जापान भेजा। 3 जुलाई 1853 ईस्वी को कमोडोर पेरी 4 युद्धपोतों सहित येरों की खाड़ी से उतरा और उसने जापान के अधिकारियों से प्रार्थना की कि वे जापान के बंदरगाहों में अमेरिकी युद्धपोतों को ठहरने की सुविधा दें। पेरी ने अमेरिका के राष्ट्रपति फिलमोर का एक पत्र भी जापान के शोगुन सैनिक गवर्नर को प्रस्तुत किया। उसने उपहार के रूप में पश्चिमी तार और रेल व्यवस्था के 2 मॉडल भी भेंट किए। जापान की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि शोगुन के लिए यह आवश्यक था कि अमेरिकी प्रस्तावों पर सम्राट की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। पेरी ने पत्र का उत्तर प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष पश्चात आने की बात कही। जापान की सरकार यह अनुभव करने लगी थी कि अब अधिक समय तक पाश्चात्य देशों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिका के अतिरिक्त अब रूस भी जापान के साथ व्यापारिक संधि करने पर दबाव डाल रहा था। फ्रांस के जहाज भी जापान के समुद्र तट के आसपास चक्कर लगा रहे थे। अतः जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति के पत्र पर बहुत विचार विमर्श हुआ। अधिकांश लोगों का मत विदेशियों को खदेड़ देने के पक्ष में था, परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो सशस्त्र प्रतिरोध को व्यर्थ समझ रहे थे। इन लोगों का तर्क था कि पाश्चात्य संपर्क से जापान का विकास संभव है। अंत में इसी विचार को स्वीकार कर लिया गया। 13 फरवरी 1854 ईस्वी को कमोडोर पेरी 8 युद्धपोत लेकर जापान पहुंचा। इन जहाज़ों में काफ़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक थे। पेरी को सैनिक शक्ति अवश्य दी गई थी, पर उसका उपयोग आत्मरक्षा में अंतिम अस्त्र के रूप में करने का निर्देश दिया गया था। इस बार पेरी का भव्य स्वागत हुआ और बहुत ही हर्षपूर्ण वातावरण में सामाजिक रस्मों के बीच कानागावा नामक स्थान पर संधि वार्ता आरंभ हुई। कमोडोर पेरी का प्रयत्न सफल हुआ और 31 मार्च 1854 ईस्वी को जापान तथा अमेरिका के बीच कानागावा की संधि संपन्न हुई। कमोडोर पेरी का अनुसरण करते हुए शीघ्र ही अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी जापान पहुंचे और अमेरिका की संधि के समान ही उन्होंने भी संधियां स्थापित की। नागासाकी में अक्टूबर 1854 ईस्वी में ब्रिटिश एडमिरल जेम्स अस्टर्लिंग के साथ एक संधि हुई। रूसी एडमिरल काउंट पल्यातीन के साथ शिमोद में फरवरी 1855 ईस्वी को संधि हुई। डच लोगों ने भी जनवरी 1856 ईस्वी में जापान के साथ एक संधि की। अमेरिकी जापान संबंधों का आरंभ कमोडोर पेरी द्वारा किया गया था, पर इन संबंधों को अधिक ठोस आधार देने का श्रेय अमेरिकी महावाणिज्य दूत टाउनसेंड हैरिस को है। 1856 ईस्वी में इसे जापान में महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया था। हैरिस के प्रयत्न से 29 जुलाई 1858 ईस्वी को जापान तथा अमेरिका के बीच एक नई संधि हुई। इस नई संधि के द्वारा 4 नए बंदरगाह कानागावा, नागासाकी, निगता तथा हयोगो अमेरिका के लिए खोल दिए गए। इस प्रकार अब 7 बंदरगाहों पर व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई। अमेरिका ने इस बात का आश्वासन दिया
कि यदि जापान को पाश्चात्य देशों के कारण किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो वह उसकी मदद करेगा। जापान अपने आयात और निर्यात के माल पर अमेरिका से केवल 5% ही कर लेगा और दोनों देशों की सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इस संधि में क्षेत्रातीत अधिकार की शर्त भी सम्मिलित की गई थी। इस संधि में यह निर्णय भी हुआ था कि विदेशी मुद्रा जापान में प्रवेश पा सकेगी और इसका खुला विनिमय हो सकेगा। जापानी मुद्रा का निर्यात हो सकेगा। इस व्यवस्था के कारण जापान का सोना चांदी काफी मात्रा में देश से बाहर जाने लगा। 4 जुलाई 1872 ईस्वी को संधि को दोहराने की शर्त भी इसमें सम्मिलित थी। इस संधि के कुछ ही हफ्तों के भीतर डच लोगों, रूसियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने से भी इसी प्रकार की संधियां की गई। इस संधियों का सामूहिक रूप से 5 जातियों की संधियां कहा जाता है। जापान ने क्षेत्रातीत अधिकार तथा संधि द्वारा प्रतिपादित शुल्क पद्धति की व्यवस्था करके अंततः अपने राष्ट्रीय अधिकारों का बलिदान कर दिया। इन अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए जापान को अगले 40 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। पाश्चात्य देशों से जापान ने जो विभिन्न संधियां की, उनके अत्यंत गंभीर परिणाम निकले। सर्वप्रथम जापान के पार्थक्य जीवन का अंत हो गया और जापान के बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि संधियों के तहत विदेशी शक्तियों ने आयात निर्यात कर एवं न्याय संबंधी शर्तों को जापान से स्वीकार करवा लिया था। जापान अब विदेशियों की अनुमति के बिना आयात निर्यात कर में विदेशी नागरिकों पर जापानी कानून भी लागू नहीं कर सकता था। इससे जापानी प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम कुगोया शोगुन की सत्ता का प्रथम पतन कहा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जापान में यूरोपीय देशों का प्रवेश जापान के लिए जहां एक तरफ आधुनिक युग में प्रवेश का माध्यम बन गया, वहीं दूसरी ओर आंतरिक रूप से उसकी महान क्षति भी हुई। धन्यवाद।